हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आइए शानदार कक्षा की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ। आइए आपके सर्वश्रेष्ठ विश्वसनीय नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर मैं विशाल विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आइए आज का जो आप देख रहे हैं थंबनेल और हमारे पीछे कुछ पिक भी लगी हुई हैं, फोटोज भी इस बात को इंगित कर रही हैं, स्पष्ट कर रही हैं कि हम लोग लेकर के आज उपस्थित हैं बजट 2024 और 25 का ये सब कुछ विवरण यहां प्रस्तुत होगा आपके साथ वन बाय वन। कुछ इसमें फैक्ट होंगे तो कुछ ऐसे सिद्धांत होंगे मेरे प्यारे बच्चों जो आपने हमारे साथ पाठ्य पुस्तक में अपने पूरे के पूरे पाठ्यक्रम में पढ़ा है। उन सिद्धांतों को आज हम लोग कहीं ना कहीं उनका रिलेवेंट पॉइंट वो किस तरीके से व्यवहारिक दृष्टिकोण में हमारे देश में लागू होता है, बजट में क्या क्या प्राविधान होते हैं, कैसे पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां होती हैं, दोनों प्रकार के व्यय होते हैं, इनको भी हम समझेंगे और देखेंगे मदे कैसे कैसे डिवाइड हो रही हैं। साथ ही साथ हम लोग जो बात कर रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय सरकार करती है, तो सार्वजनिक व्यय अगर ज्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं व्यय ज्यादा है, तो वो घाटे का बजट दिखाई देता है। घाटे का बजट क्यों होता है मैंने सब कुछ बताया है, बट उसको प्रैक्टिकल में आज हम देखेंगे। जो हमारे देश की वित्त मंत्री बनी अभी हाल फिलहाल की जो नवगठित सरकार रही, उन्होंने अंतरिम बजट पहले पेश कर दिया था और जैसा कि आपने देखा कि पुनः उस सरकार की तीसरी बार वापसी हुई है। तो मोदी 3.0 जैसा करके ये नाम दिया जा रहा है इस बजट को। उसमें माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा ये 7वां बजट पेश किया गया। लगातार पेश करने में इनकी पहली रैंक आ गई है। इसके पहले मोरारजी देसाई जी के नाम पर ये चीजें थी, वो 6 बार लगातार बजट पेश करने वाले थे। आइए बच्चों, इसी सेशन में हम लोग वो सारी चीजें देखेंगे कि सरकार ने किन किन क्षेत्रों को कितना कितना चीजें दी है। इसमें फैक्ट आपके लिए नहीं है, सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि हम लोग किस तरीके से सिद्धांत में जो चीजें पढ़े थे अपने बुक में वो किस तरीके से व्यवहारिक जीवन में है। आइए इसी पे चर्चा करते हैं, अंत तक बने रहिए। आपको विश्वास दिलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसे देख करके एक प्रभावशाली, ठीक है, बजट की अवधारणा और एक अच्छे कल्याणकारी राज्य को जो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में जान सकोगे किस तरीके से कल्याणकारी राज्य या कल्याणकारी सरकार अपने लोगों के लिए प्रजाहित में काम करती है। शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। बजट 2024-25, ठीक है भाई, बजट है। पेपरलेस बजट मतलब जब से हम लोग ये बात करने लगे कोरोना के ठीक बाद कि पेपर को भी इन्वायरमेंट की दृष्टिकोण से भी बचाना है, ज्यादा लेखन न हो, उस पर कागज बे न हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पेपरलेस की बजट की बात करी, ई बजटिंग की बात की गई। तो आज देखते हैं ई बजटिंग 4 बार पेपरलेस बजट पेश किया जा चुका है। ये बात ध्यान रखिए, पहली बार पेपरलेस बजट की अगर अवधारणा आई तो 2021-22 में आई। ये बात भी फैक्चुअल है, बट जानते रहिए। भारत में पहली पूर्णकालिक महिला ऐसी रही जो वित्त मंत्री के रूप में जिन्होंने अपना पदभार देखा और सातवीं बार इन्होंने बजट पेश किया है, ठीक है। ये निर्मला सीतारमण जी हैं, 2024-25 का बजट लेकर के आपके सामने। अब यहां पर आपको एक पिक दिख रही होगी मोरारजी देसाई की, इन्हीं की बात अभी हम कर रहे थे। सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है, 10 बार उन्होंने किया, लगातार 6 बार किया था। 2017 से मतलब 2017 के बाद शुरू हुआ, 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा, 1 फरवरी को। बहरहाल इसके पहले 2017 से पूर्व फरवरी के अंतिम टाइम में बजट आता था। ये बात भी ध्यान रखना है, 17 से नए बदलाव हुए कि कहीं ना कहीं हम लोग देखें कि बजट की अवधारणा बजट में पहले लाने के बाद और उस पर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, डिबेट्स होते हैं, जो पॉइंट्स रखे जाते हैं पक्ष और विपक्ष में, इसके लिए जितना भी प्रावधान है संसद में चलने वाला, तो उसके लिए इस टाइम को बहुत पहले कर दिया गया कि भाई हम इस पर चर्चा परिचर्चा कर लें, उन्हें टाइम पे ये चीजें शुरू हो जाएं। आपको एक बात पता होगी प्यारे बच्चों कि ये जो अपना बजट सत्र जाता है, फाइनेंशियल ईयर की जो बात करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला होता है। तो इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि एक वर्तमान का भी है, भविष्य का भी, 2025 के 3 महीने को भी ये कवर कर रहा है और साथ ही साथ पिछले बजट का जो बजट बीत चुका उसका भी डेटा ये स्पष्ट कर रहा है कि वो अनुमानित था। तो कोई भी बजट
तीन अवधारणाओं पे, तीन एंगल पे काम करता हुआ नजर आता है, बीता हुआ साल, वर्तमान और आगामी। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, बहरहाल तो यहां इसी कारण से कि इसकी जो प्रक्रियाएं हैं कि पहले से शुरू हो जाए और अपने टाइम पर ये रेगुलेट कर सके, इंप्लीमेंट हो सके अपने बजट का, इसलिए 1 फरवरी की धारणा रखी गई। मोरारजी देसाई को आप देख रहे हैं 1996 में इनका बर्थ हुआ और 1995 में इनकी डेथ हुई। अब देखिए अंतरिम बजट की अवधारणा भी देखा आपने। अंतरिम बजट का तात्पर्य होता है कि जब 5 साल पूरे हो जाते हैं और चुनाव का दौर होता है, उसमें सरकार पूरे साल की जिम्मेवारी नहीं लेती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, इसीलिए कुछ समयों के लिए बजट लाया जाता है। और जहां पर अंतरिम बजट की अवधारणा इस रूप में रही, जब वो सरकार आती है या नहीं, उसका रिवाइज हो नहीं होती है, जो भी नई निर्वाचित सरकार पदभार संभालती है, वो फिर फाइनल ईयर के लिए अपना बजट लाती है। तो ये थोड़ा सा ये अवधारणा भी ध्यान देना है कि अंतरिम बजट क्या है। इस बार ये रिलीवेंट रहा कि पहले अंतरिम बजट आया कुछ समय के लिए, उसके बाद इस बार जुलाई में बजट आ रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हर बार जुलाई में नहीं आता है, ये बात भी याद रखिएगा। 1 फरवरी को लाया जाता है, ठीक है, वो 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट हो जाता है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां अंतरिम बजट की बात की जा रही है और अंतरिम बजट में क्या है, इसको मिनी बजट भी कहते हैं भाई, छोटे समय के लिए, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं, वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है, 2 नाम है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई भाई, इस इंपॉर्टेंट बात को आप यहां पे मार्क कर लीजिए। भारतीय अगर बजट के जन्मदाता हैं तो विल्सन साहब हैं, जेम्स विल्सन, ठीक है। तो जेम्स विल्सन भारतीय बजट की अवधारणा की बात करते हैं। एक बात और आती है कि बजट का क्या संविधान में कहीं उल्लेख है, तो बजट की अवधारणा की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 112 में इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है, ना कि बजट कहा गया है। दूसरी बात यह भी बता दें कि बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्रेंच भाषा से हुई है। ये सब कुछ आप हमारे साथ पढ़ चुके हो, फ्रेंच भाषा से हुई है। आपने बजट का मतलब समझा था कि चमड़े का एक थैला होता था, ठीक है। फिर ब्रिटेन में हमने इसको बात की थी कि ये कब आया, कैसे आया, पहली बार कौन लाया, जो बाकी बातें। बट अगर बजट की बात की जाए तो बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे ये चेंज होते होते बजट आया सही प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। फिर हम लोग बात करें कि बजट की जो चर्चा है वो आर्टिकल 112 में है। ये बात भी आपको हमने बता रखी है, ये याद रखिएगा कि बजट की सीधे शब्द नहीं है, उसको वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में देखा गया है, जाना गया है, समझा गया है। क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। तो ये बात याद रखिएगा आर्टिकल 112 में, क्लियर। अब यहां पे बात क्या कही गई है कि बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियां और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया। ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। इस दृष्टिकोण से भी आप याद रखेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। लेराय ब्यूलियो साहब के द्वारा इसको ये बात कही गई है कि ये एक नियत समय अर्थात एक फाइनेंशियल ईयर का अनुमानित है, प्राप्तियां और अनुमानित व्ययों का एक जत्था होता है, विवरण होता है, क्लियर। आर्थिक मामलों का विभाग, अब देखो इसको तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन वित्त मंत्रालय में भी कौन सा विभाग, डिपार्टमेंट कौन सा काम करता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा ही केंद्रीय बजट को की तैयारी की जाती है और उसकी प्रस्तुति भी की जाती है, क्लियर है। मंत्रालय है वित्त मंत्रालय और विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ये बात भी काउंट करती है, जरा इस बात को भी मार्क कर लीजिएगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर द्वारा तैयार किया जाता है। वैसे आप मंत्रालय में वित्त मंत्रालय समझते हैं और वित्त मंत्री द्वारा इसको लाया जाता है, पेश किया जाता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर आता है, क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट यहीं पर है, 1924 में सर एकवर्थ की अध्यक्षता में, एकवर्थ कमेटी कहा गया, एकवर्थ की अध्यक्षता में रेलवे की जो रेलवे कमेटी थी उसने अपनी सिफारिश की और सिफारिश से 1924 से ये कहीं ना कहीं जो मुख्य बजट था, केंद्रीय बजट की अवधारणा थी, उससे अलग कर दिया गया। रेल बजट के बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। रेल वित्त को अलग कर दिया गया मेन बजट से। आखिर में जोड़ा कब गया, तो ये आपके सामने है, इनका भी नाम याद रखना है। बहरहाल
जबकि केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को जोड़ने का काम 2016 में किया गया। कहीं कहीं इसको 2017 भी लिखा पाएंगे आप, वैसे 2016 ही है। कहने का मतलब है 2024 में अलग किया गया दोनों को, रेलवे और वित्त को, रेल वित्त को और अपने बजट को, और साथ ही साथ अपने बजट में, केंद्रीय बजट में रेलवे वित्त को फिर से कब शामिल किया गया, तो 2016 में। 1924 की बात अगर हम करें, सर बेसिल ब्लैकेट की बात करें तो उन्होंने 5 बजे बजट पेश करने का शुरुआत की थी, शाम के 5 बजे। ठीक है, अगर हम इसको एएम ना कहेंगे तो पीएम में, इवनिंग टाइम में बजट पेश करने की शुरुआत कभी 1924 से हुई। साथ ही साथ यह परंपरा वर्ष 2000 तक चलती रही। इसका मतलब है 1924 से लेकर के 2000 तक शाम को 5 बजे बजट पेश करने की प्रक्रिया थी। और यह आप नाम भी समझ लीजिएगा, बेसिल ब्लैकेट। अब देखिए एक अंतिम बात यहां पे बताई गई है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो आर.के. खडमुखम या षडमुखम शेट्टी साहब ने पेश किया था। आपके सामने उनकी फोटो भी लगी हुई है। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर बहुत सारी राजनीति भी है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें भी कह रहे हैं। बहरहाल हम वहां ना जाकर हम यहां इस पॉइंट की बात करें 2024-25 की, कि इसमें 2 राज्यों को विशेष तवज्जो दिया गया है। एक है बिहार और एक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए इस बजट में क्या किया गया है, आइए देखते हैं। वैसे यहां इनके इंफ्रा को, सड़क को, पोर्ट को डेवलप करने की बात कही गई है। कितना है इसका पूरा आवंटन? बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए 41,000 करोड़ रुपए, इस बात को याद रखिएगा, 41,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्री ने आवंटित किए। अच्छा, इन दोनों को राजमार्गों के लिए अलग अलग, बिहार को इनके राजमार्गों को डेवलप करने के लिए 26,000 करोड़, यहां मैं लिख देता हूं 26 और 000, ये करोड़ में है, रुपए मिले हैं। ठीक है, इतना मिला है बिहार को। और इसके साथ साथ 15,000 करोड़ की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश को मिले हैं। क्यों मिले हैं भाई, नीचे लिखा हुआ है, बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर इनका सही हो, जिसमें क्या क्या आएगा, स्टार्टअप आ जाएगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा कम करने की बात है, राज्य निवेश, बाकी सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर 26,000 करोड़ इनके लिए है तो 15,000 करोड़ की बात इनके लिए भी की गई है, 15,000 करोड़। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का इंफ्रा है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो अति महत्वपूर्ण है। उसके पहले कि हम बात करें तो हम एक चीज ये समझना चाहेंगे कि रुपया आता जाता कहां से है। बट इसके पहले हम लोग पुनः एक बार आपका दृष्टिकोण इधर आकर्षित करना चाहेंगे कि आप इसे देखें कि अगर हम सरकारी बजट की बात करें, सरकारी बजट की बात करें, आप यहां केंद्रीय बजट भी समझ सकते हो। आपने जैसा कि जाना है, पढ़ चुके हैं हम लोग। एक बार यहां देखिए कि हम लोगों ने जो बात की थी बेटा, हम लोगों ने जो बात की थी वो इस रूप में थी कि इसके 2 घटक हैं। बजट के घटक अगर हम लोग बताएं, घटकों की अगर चर्चा करें किससे मिल करके बनता है, तो इस बात को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लो, 5 मिनट हम आपका लेंगे। एक तो राजस्व होता है जिसको रेवेन्यू कहते हो। ठीक है, राजस्व खाता कह लो या राजस्व बजट कह लो। सिर्फ अगर हम राजस्व की बात करें, राजस्व रेवेन्यू बजट की बात करें। दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा घटक है हमारा पूंजीगत। अभी पूंजीगत बजट है, कैपिटल बजट है। अब इसमें आता क्या है, तो इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें आती हैं। वह किस रूप में है? एक तो आएगा आपका जिसको रिसिप्ट कहेंगे, जिसको हम प्राप्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्राप्तियां कहते हैं। और प्राप्तियों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, माइंड मैप भी आप लोगों ने बनाया है। और उसके बाद में कहते हैं व्यय, जिसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर है? तो व्यय भी होता है राजस्व का और राजस्व की प्राप्तियां भी होती हैं। ये बात आय कहना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि सरकार अपने जेब में पैसा नहीं रखती है। ठीक है, उसकी प्राप्तियां हैं जो भी हम ही लोगों पे वो खर्च कर देगी। ठीक है, इसके बाद में पूंजीगत भी बजट वाले में इन्हीं दोनों पॉइंट को ऐड किया जाता है। किसको ऐड करते हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो आप जाएंगे कि ये रिसिप्ट्स होती हैं, जो प्राप्तियां हैं, अर्थात आप आय कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, बस इकोनॉमिक्स के टर्म में इसे हम प्राप्तियां ही कहेंगे। फिर एक्सपेंडिचर मैंने आपको पढ़ाया था, एक्सपेंडिचर मतलब होता है व्यय। आई होप इतनी बातें आपको याद हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। बहरहाल आपको ये रिवीजन हो रहा है एक हिसाब से।
ठीक है। बट मैटर क्या है, हमने आपको बताया था सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें और क्या रहने वाली है कि कोई सरकार 3 स्तर पे बजट का निर्धारण करती है। 3 आधार होते हैं, हमने बहुत अच्छे से बताया है। एक तो होता है बजट का संतुलन, अर्थात संतुलित बजट होता है, संतुलित बजट हो। और साथ ही साथ यहां पे क्या होता है कि वो दोनों हो, जहां राजस्व और पूंजीगत जो आय है, आय की बात है, वो चाहे राजस्व हो और चाहे आपकी जो रिसिप्ट्स हैं, ठीक है, पूंजीगत हो, ये बराबर होंगी व्यय के साथ। ठीक है, प्राप्तियां बराबर हैं व्यय के साथ, एक्सपेंडिचर के साथ, तो ये संतुलित हो गया। संतुलित बजट की अवधारणा में ये बातें आएंगी, इसको बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ठीक है। और दूसरे स्तर पर अगर हम बात करें, दूसरे स्तर पर बात करें कि अगर घाटे का बजट है, ठीक है, घाटे का बजट अगर हम कहें, घाटे का बजट कहें, तो घाटे का बजट अच्छा होता है। और किस रूप में अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ जो रिसिप्ट्स हैं, जो प्राप्तियां हैं, वो उतनी नहीं है जितना इसका एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब है जो प्राप्तियां हैं वह कम है और जो व्यय है वो ज्यादा है। ये घाटे के बजट की अवधारणा को बताता है। इसको भी आपने पढ़ा है। एक अतिरेक बजट होता है, अतिरेक मतलब सरप्लस कहते हैं उसको। सरप्लस वाली में स्थिति थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, अतिरेक बजट कहते हैं उसको, अतिरेक बजट। ये क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये होगा क्या। तो आप ये जानते हो यहाँ पर रिसिप्ट्स ज्यादा होती हैं, प्राप्तियां, एक्सपेंडिचर कम होता है। इसको भी आपको समझना है, आप पढ़े। बट ऐसा बजट अब आता नहीं है, इसका कोई भी औचित्य नहीं है कि सरकार प्राप्त ज्यादा करे और खर्चा कम करे। चलिए, बहरहाल ये सारा सब कुछ आपका क्या था, सिद्धांत था। इसमें एक बात और ऐड करनी है जो समझने की है, सिद्धांत है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात अब बताने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि अगर प्राप्तियां ज्यादा हैं, ठीक है, यहां प्राप्तियों की स्थिति ज्यादा होनी चाहिए, भाई टैक्स आएगा, ठीक है। और यहां पर व्यय वाली कंडीशन में ये भी ज्यादा हो। कहने का मतलब पूंजीगत व्यय अच्छा है और राजस्व की प्राप्तियां अच्छी हैं। क्लियर है। तो यहां से राजस्व की प्राप्तियां और यहां से राजस्व का व्यय, ये दोनों बातें अगर होती हैं तो सरकार अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब है कि हमने टैक्स जो लगाया है, इसको भी हम बता दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। टैक्स, यहाँ टैक्स की बात है, एक तो डायरेक्ट टैक्स है और एक आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हो। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आप टैक्सों को देखोगे, टैक्स स्लैब किस तरीके से गवर्नमेंट ने घटाए हैं और किस तरीके से कहां पे थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो ये हो गया प्राप्तियां। हम लोग टैक्स से, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, हम उसको प्राप्त करते हैं। यहां जो व्यय की बात है, व्यय किन किन रूपों में हम लोग दूसरे से ऋण लेकर के हम लोग प्राप्तियों में न गिने, चूंकि उसको हमको खर्चा करना पड़ता है। ठीक है। व्यय कहें, अगर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के तहत जानो कि अगर हम पर डे दूध ले रहे हैं तो दूध का खर्चा है, वो हमारा कहीं ना कहीं राजस्व में व्यय होगा। लेकिन अगर हमने सीधे सीधे मुर्गी की प्राप्ति कर ली या भैंस की खरीदारी कर ली तो कहीं ना कहीं वो हमारा व्यय एक एसेट के रूप में होगा। तो ये चीजें सही होनी चाहिए। बहरहाल हम उधार ले लेके दूध पीने की अपेक्षा वही सही है। ठीक है। तो एक देश की सरकार के लिए क्या चीजें अच्छी होंगी, राजस्व की प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, राजस्व की प्राप्तियां हो, राजस्व की प्राप्तियां हो तो अच्छा होता है एक सरकार के लिए, एक अच्छी सरकार के लिए जो ग्रोथ कर रही हो। साथ ही साथ पूंजीगत अगर व्यय है तो वो भी बहुत लाभप्रद रहने वाला है। इसलिए एक अच्छी सरकार को ये काम करना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो अभी देखिएगा कितनी कितनी चीजें सरकार ने आवंटित की है। और यहां पर अगर आपको बता दें, सार्वजनिक उद्यम वाली, अनुदान वाली बात हो, चाहे विदेश को अनुदान वाली बात हो, यही सब्सिडी की बात होती है जो राजस्व की बात होती है। राजकोषीय घाटा में अगर हम बात करें तो सिर्फ राजस्व की प्राप्तियां और राजस्व के व्यय देखे जाते हैं। ठीक है। अगर हम राजस्व बजट की बात करें तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए इन्हीं सिद्धांतों पे पूरे बजट को एक बार अवलोकन करते हैं। हम आपका ध्यान यहां आकर्षित करना चाहेंगे प्यारे बच्चों। अब जरा देखिए इसमें बात क्या हो रही है। पैसा आता कहां से, तो देखो इस बार जो आया वो आयकर में आया और आयकर से 19% आ रहा है। हमने आपको बताया ये डायरेक्ट टैक्स है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो यहां पे आपको ये 17% दिख रहा होगा, ये निगम कर है। 17% की बात है निगम कर की। ठीक है, ये निगम कर है, ये आयकर है।
तो आयकर से भी प्राप्तियां हो रही हैं ठीक ठाक, और निगम कर जिसको हम कारपोरेट टैक्स कहते हैं, यहां से प्राप्तियां हो रही हैं। बट जीएसटी की अगर हम बात करें, अगर हम जीएसटी की बात करें, जीएसटी और अन्य, तो ये 18% है। ये 18%, तो आपको क्रम से याद करना होगा कि आयकर है, फिर जीएसटी है, फिर जीएसटी की बात है, जीएसटी है आपका 18%, और फिर निगम कर है। तो पहले स्थान पर आयकर है, दूसरे स्थान पर जीएसटी है, तीसरे में निगम कर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से आते हैं। साथ ही साथ उधारी से भी यहाँ 27% आ रहा है, ये बात ध्यान देना। सबसे पहले उधारी वाली स्थिति होगी, फिर आयकर, फिर जीएसटी, फिर निगम कर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क हमने बताया था, ये 5% है, तो ये 19 हो गया आयकर, 5% केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया, 27% उधारी या अन्य देयताएं हो गई। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ये जीएसटी वाला हो गया, निगम कर हो गया। अब सीमा शुल्क पर देख लो, 4% वाली स्थिति है। 9% में कर भिन्न प्राप्तियां हो गई, ठीक है। फिर 1% में अन्य चीजें पूंजीगत प्राप्तियों को रखा गया। ये है पैसा आता है टैक्स से, जो डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब आपने कुछ खाया पिया, आप किसी पार्क में चले गए और रसीद कटी, वहां से भी चीजें आती हैं। तो ये पूरा का पूरा आई होप आपको समझ आएगा पैसा आता कहाँ है। अब देखिएगा पैसा जाता कहाँ है। ये और भी इंपॉर्टेंट बात है कि आया तो पैसा, लेकिन पैसा गया कहाँ। तो देखिएगा पेंशन में 4%, ये पेंशन धारकों के लिए है, पेंशन में सरकार देती है, ये राजस्व व्यय वाले में है। अन्य व्यय में यहाँ 9% की बात की गई है, अन्य व्यय यहाँ 9% है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बात है, 8% की बात है। फिर यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वित्त आयोग और अन्य अंतरण भी 9% की बात हो रही है। 8%, 9%। यहाँ 11% की बात हो रही है। करों एवं शुल्कों में राज्य का अंशदान, तो 11% वाली स्थिति आ जाती है। क्लियर। फिर देखिए सब्सिडी कितना दिया जा रहा है। सब्सिडी आपको 6% नजर आ रहा होगा, 6% की स्थिति में है सब्सिडी। अब केंद्र प्रायोजित जो स्कीम है, केंद्र और उसकी केंद्र क्षेत्र की स्कीम, ये 16% में जा रही है, इसे भी आपको ध्यान रखना है। ब्याज भुगतान 19% वाली स्थिति में है, ब्याज का भुगतान। क्लियर। तो ये कुछ ऐसी मदें थी जहां पर आपका रुपया जाता है। तो एक तो आपको पता चला रुपया आता है, और एक आपको पता चला रुपया जाता कहां कहां पे है, किस रूप में जाता है। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जो और महत्वपूर्ण बात है, किन किन क्षेत्रों में, इसमें डेटा नहीं याद करना, आपको सिर्फ दिखा रहा हूं नजरिया, कि अपने नजरिया में इस बात को समझिएगा, बिठा लीजिएगा कि किस रूप में बजट की यह अवधारणा आई। तो प्रमुख मदों के लिए कहां कहां व्यय है, तो देखो रक्षा के लिए व्यय, ठीक है, 4,54,000 करोड़ वाली स्थिति में है। ग्रामीण विकास के लिए भी है 2,65,00,000 वाली स्थिति में, ठीक है। फिर कृषि और अन्य क्षेत्रों के लिए 1,51,000। गृह में आपका जाएगा 1,50,00,000। शिक्षा क्षेत्र में 1,26,000, 25,000 की स्थिति में। ऐसे ही आप सूचना प्रौद्योगिकी में देखोगे, स्वास्थ्य क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, समाज कल्याण और वाणिज्य और उद्योग। हमने कहा था कि अगर देश को उन्नति के शिखर पे ले जाना है, डेवलप्ड की कंडीशन में ले जाना है, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पे उनको काम करना होगा। और ये बजट में चर्चा की गई है कि इतनी इतनी चीजें इन क्षेत्रों को दी जाएंगी। अब देखिए हम लोग बात अभी कर रहे थे कि राजस्व प्राप्तियां क्या है और राजस्व व्यय क्या है, यहां जरा उसको देखते हैं, समझते हैं। राजस्व प्राप्तियां भी हम कह रहे थे, राजस्व प्राप्तियां टैक्स वाली स्थिति में। अब जरा देखिएगा ये लाख करोड़ रुपए में है, क्या है, लाख करोड़ में है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, निरंतर ये बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, निरंतर ये बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहां जो प्राप्तियां हो रही हैं वो 31.3 के करीब हो रही हैं। लाख करोड़ आप पीछे लगा सकते हो, ठीक है, लाख करोड़। तो एक तो हो गया जो इस वर्ष आपको प्राप्त हो रहा 2024-25 में, वो 31 के करीब करीब है, ठीक है। 23-24 में जो अनुमानित था यहाँ पे, वो एस्टिमेटेड हुआ, रियल में जो इनको प्राप्त हुआ था वो 27 हुआ था, 27 लाख करोड़। क्लियर है। इसके पहले वाले में 2023-24 में, अब ये 24-25 की बात है, 31.3। अब यहां पे अगर हम बात करें कि पूंजीगत प्राप्तियां क्या हो रही हैं, पूंजीगत प्राप्तियों की स्थिति क्या है, तो पूंजीगत प्राप्तियां भी देख लो भाई। ये निरंतर इसको घटाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम बाहर से ऋण ना लें, ठीक है, बाहर से हम ऋण ना लें। लेना हो तो हम भाई विश्व बैंक से ले लेंगे, इन लोगों से ले लेंगे, वैसे कंडीशन में हम नहीं लेंगे। और यहां पर किसकी बात की गई भाई, तो यह
9 की बात की गई, ये देखो निरंतर घटता हुआ आपको दिखाई देगा। 22-23 में 18 था, फिर आपको 23-24 का जो एस्टिमेटेड है और रियल डेटा जो आया वह 17 हुआ, तो 18 हुआ, 17.9 हुआ, अब 16.9 की स्थिति में हम लोग पूंजीगत प्राप्तियों में। ये घटना चाहिए, ये कम होना चाहिए निरंतर, और कम होने की कंडीशन में सरकार जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर नए नए टैक्स स्लैब की बात की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पेयर्स में आ जाएं, ताकि प्राप्तियां राजस्व की बढ़ जाए और हम लोग आगे पेमेंट कर सकें। अब देखिए व्यय वाली स्थिति में राजस्व का व्यय, ठीक है, और प्रभावी पूंजीगत व्यय। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये होना चाहिए कि पूंजीगत व्यय हो, ठीक है, पूंजीगत व्यय हो। जरा देखते हैं क्या क्या है। तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है राजस्व व्यय वाली स्थिति में। ये वाली स्थिति आती है 37.1 वाली स्थिति में, ये 35 था, अब ये 37 हो गया, 37.1। ये बात भी इंपॉर्टेंट, राजस्व का व्यय है। और यहां पर अगर हम देखें तो ये बढ़ रहा है, और इस निरंतर बढ़ोतरी में कि भाई हम ऋण लेकर के अपने देश को आगे ले जाएंगे 15 की कंडीशन में, ठीक। तो ये राजस्व का व्यय और राजस्व की प्राप्तियों वाली स्थिति में आ जाएंगे। अब देखिए कि अगर आपको मुद्रास्फीति देखनी हो कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे रहा, तो 2020 की कंडीशन में बेटा 6.2 रहा, कितना रहा, 6.2 थी। 2021 में यही चीज 5.5 थी, 5.53। अब देखो इधर बढ़ी 2000 कोरोना के बाद में 6 से 6.7 रही मुद्रास्फीति, लेकिन फिर घटने का दौर आया, और घटने के दौर में 5.4 रहने का की कंडीशन है 2023 में रही, ठीक है। आगे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मुद्रास्फीति अभी बजट चल रहा है। तो 23 में 5.4 हो गई, और इसके पहले ये बहुत ज़्यादा थी, 6.7 थी। तो लगातार ये मुद्रास्फीति को भी आप पढ़ते थे ना, यहाँ भी डेटा देख लो कि वर्तमान का डेटा क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा नहीं, राजस्व में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय होते उसे राजस्व घाटा या राजस्व बजट कहते हैं, लेकिन राजकोषीय घाटे की स्थिति देखो तो ये निरंतर इधर की ओर जा रहा है कि कम होते होते, और ये 3 पॉइंट समथिंग के 5 के करीब में लेकर के जाना है, और जो जा भी रहा है 9.2, 6.7। अब एस्टिमेटेड के रूप में अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021, 22, 23 की बात करें तो 6.4 रहा है राजकोषीय घाटा, और इस बार, ठीक है, जो फाइनेंशियल 2024 रहेगा उसमें 5.6 रहने का अनुमान लगा दिया गया है। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि राजकोषीय घाटा होता क्या है, किस तरीके से है बजट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आपसे बार बार कह रहे थे कि टैक्स स्लैब कि जो ज्यादा कमा रहा है ना उससे लेना, जिसके बाद ज्यादा लाभ है, ठीक है, उससे लेकर के उनको देना जो अभी भी इस दायरे में नहीं आए, जो गरीबी है की स्थिति में, बेरोजगारी की स्थिति में है, अल्पता की स्थिति में है, उनकी भी स्थिति को सुधारा जाए योजनाएं चला करके, सब्सिडी दे करके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत। तो ये बहुत सारी योजनाओं में कारगर होगा टैक्स स्लैब में। आइए देखते हैं क्या किया है गवर्नमेंट ने इस बार। अब देखो नई कर व्यवस्था में बहुत इसको समझना बहुत बारीकी से, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल भाषा में है। 0 से 3 लाख, कितने से, 0 से 3 लाख रुपए तक अगर है आपकी आमदनी तो उसमें कुछ नहीं देना होगा आपको टैक्स। 3 लाख से 7 लाख, 3 लाख से 7 लाख की अगर कंडीशन है तो आपको 5% देना होगा। अगर 7 से अगर 10 लाख की कंडीशन में है तो आपको 10% देना होगा। अगर 10 से 12 लाख है, 10 लाख से 12 लाख आपकी आमदनी हो रही है तो आपको 15% देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 12 से अगर 15 लाख है, 12 लाख से अगर 15 लाख की स्थिति में है तो 20% टैक्स देना होगा। और सबसे गहराई वाली बात जो दुखी लोगों को कर रही है कि अगर 15 लाख से ऊपर है, ठीक है, ऊपर की स्थिति में, तो उनसे सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। लोग सोच रहे थे कि इस 30% को कम करेगी गवर्नमेंट, कम नहीं किया गया है। ये था पूरा का पूरा टैक्स स्लैब। वेतनभोगी कर्मचारी के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ा करके 75,000 की गई है। मानक कटौती की स्थिति में आप इसको भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए बजट में महिलाओं के लिए, किसान के लिए क्या क्या किया गया है, इसे देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 4 प्रमुख उस पर ध्यान दिया गया। एक तो है अन्नदाता अर्थात किसान, गरीब, ठीक है, महिलाएं और युवा। 11th वाले भी ये बात समझ सकते हैं, अगर क्लास 11th का विद्यार्थी देख रहा हो, कि उसमें भी आधारिक संरचना, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ऊर्जा, ये सब कुछ और निर्धनता उनके उसमें होता है, चैप्टर में है।
तो वो सभी पर यहाँ पे चर्चा की जा रही कि ऊर्जा कितनी होगी, युवाओं को क्या रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गरीबी निर्वाहन के लिए क्या होगा। जब हम लोग कृषि पढ़ते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर फील्ड में किसानों के लिए, अन्नदाताओं से कहा गया है, कितनी चीजें रखी गई हैं, ठीक है, सूक्ष्म रूप में हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात रही कि रोजगार को भी इन्होंने प्रभावित किया है कि रोजगार पे ध्यान देंगे। कौशल प्रशिक्षण, अभी हम कह रहे थे कि मानव पूंजी के निर्माण में कौशल प्रशिक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमएसएमई, ठीक है, जो लघु कुटीर उद्योग वाली स्थिति होती है, और मध्यम वर्ग को, तो 4 पॉइंट पे इस गवर्नमेंट ने बहुत विशेष काम किए हैं। अब जरा छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है कि स्टाम्प ड्यूटी अगर महिलाएं पर संपत्तियां खरीद रही हैं तो उस पर कम किया जाए, महिलाओं के लिए हो गया, ठीक है। स्ट्रीट मार्केट, चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक, ठीक है, साप्ताहिक अथवा स्ट्रीट फूड हाट हो या स्ट्रीट फूड हो हब विकसित करने की बात की गई है। कितने स्ट्रीट हब? 100 स्ट्रीट हब बनाने की बात गवर्नमेंट ने कही है। ट्रांजिट उन्मुख विकास, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों में, कितने नगरों में भैया? 14 बड़ी सिटीज में ट्रांजिट उन्मुख विकास किया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। जल प्रबंधन, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारी चीजें, कचरा प्रबंधन की भी नई तकनीकी शहरों को, लगभग 100 बड़े शहरों को उपलब्ध कराना है, तो 100 बड़े शहरों को जल प्रबंध ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रांजिट उन्मुख 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में 14 बड़े नगरों की बात की गई है। स्ट्रीट मार्केट, 100 बड़े हाट या स्ट्रीट हब विकसित करने की बात कही गई है। स्टाम्प ड्यूटी में महिलाओं के लिए फ्री कर दिया गया है इसको भी। अब देखो एक और बड़ी बात है, ये सब क्या योजनाएं हैं जो हमारे देश के इंफ्रा को, युवाओं को, किसानों को, इन सबको आगे की ओर हेल्प करेंगी, और कहीं ना कहीं अगर पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो फिर तो बढ़िया है, गरीबी भी दूर होगी, बेरोजगारी भी दूर होगी और हमारा देश तरक्की करेगा। देखिए इसमें क्या बात कही गई है, इसमें कहा गया कि 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली, लो भाई, 300 यूनिट तक प्रतिमाह फ्री वाली स्थिति में अब तक 1.28, ठीक है, करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन किए जा चुके हैं। ये है क्या? ये है पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना। पीएम सूर्यघर मुक्त बिजली योजना की बात यहां पे की जा रही है। आगे देखें, सिंचाई और बाढ़ उपशमन के लिए भी किया गया है, जैसे कोसी और मेची अंतर्राष्ट्रीय जो परियोजना है, इसके लिए 20 अन्य चालू और नई स्कीमों की परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ ये वित्तीय प्रबंधन किया गया है। असम हो, सिक्किम हो, उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन की बात की गई है। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास की बात की गई है, मतलब कोई चीज अगर ढह गया हो, बह गया हो तो उसको पुनः, ठीक है, सही किया जाए, उस पर पुनर्वास की बात की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस बजट में। और एक अंतिम बात हम आपको बता दें कि पर्यटन भी इकोनॉमी को बूस्ट करने का, हमारी आमदनी का, सरकार की आमदनी का एक महत्वपूर्ण जरिया बन रहा है। देखिए कौन कौन से कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, ठीक है, महाबोधि मंदिर, इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, हिंदुओं, बौद्धों, जैनों, सभी धार्मिक महत्व के, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिहार वालों, राजगीर को डेवलप करने का वचन दिया है हमारी सरकार ने, ठीक है, राजगीर भी बजट किया जाएगा। अब देखो इसके बड़ी बात, नालंदा विश्वविद्यालय, अभी आपने देखा था मोदी जी वहां गए थे, कितने लोग वहां पे आए थे, उसकी पुरानी जो आपकी सभ्यता थी उसको फिर आत्मबल देने के लिए, फिर से अपना भविष्य संवारने के लिए, गौरवशाली इतिहास के लिए फिर कदम उठाया गया इस बजट में। तो एक बड़ी बात, ये गौरवशाली स्थान को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा, जो पर्यटन टूरिज्म का एक हब बनाएगी सरकार। क्लियर है। आंध्रा को भी बहुत कुछ मिला है, उड़ीसा के सर्वोच्च जो पर्यटन स्थल है उनको भी दिखाया जाएगा, सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, कारीगर और वन्यजीव अभ्यारण्य भी जो चीजें हैं उनको भी सौंदर्य बनाने के लिए, तटों को सौंदर्य बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। आई होप ये पूरा बजट सूक्ष्म अवलोकन हमारे 12th के और 11th के मेधावियों के लिए था। बाकी सभी ने अगर एंजॉय लिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। इसे आगे भी शेयर करते रहें और उन बच्चों तक भी पहुंचाएं ताकि वो अपने सिद्धांतों को इस व्यवहारिक जीवन से, व्यवहारिक बजट से रिलेट कर पाएं। आनंद लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट श्रृंखला में। धन्यवाद, जय हिंद।